नमस्कार साथियों, सीमांत एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कल वाली जो हमारी क्लास चली थी व्याकरण के ऊपर चली थी और व्याकरण पे हमने देखा था कि व्याकरण को 3 भागों में बांटा, जिनमें से पहली इकाई है वर्ण विचार, दूसरी शब्द विचार, तीसरी है वाक्य विचार। और उन तीनों के अंतर्गत हमने ये समझ लिया था कि क्या क्या बातें समझनी है और क्या क्या चैप्टर इसके अंतर्गत हमने पढ़ने हैं। और उसके बाद देखा था वर्ण विचार, और वर्ण विचार के अंतर्गत देखा हमने कि 3 इकाइयां हैं, जिनमें पहली वर्णमाला, दूसरी संधि, तीसरी वर्तनी। और उन तीन इकाइयों में से हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था वर्णमाला। वर्णमाला के अंतर्गत हमने सारी बातें जान ली थी कि वर्णमाला को कितने आधार से देखा जाता है, जैसे उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण हैं, मानक रूप से कितने हैं और कुल कितने वर्ण हैं। फिर उसके बाद देखा था कि जो वर्णमाला है उसके अंतर्गत 2 प्रकार के वर्ण पाए जाते हैं, जिनमें पहला आपका स्वर रहता है और दूसरा रहता है व्यंजन। ठीक है, पहला स्वर रहता है, दूसरा व्यंजन। इन स्वरों व्यंजनों के ऊपर भी हमने जान लिया था कि स्वर क्या रहते हैं, इनकी परिभाषा कैसे है, और उसके बाद हमने व्यंजन भी जान लिए थे कि इनके अंतर्गत किस प्रकार किसकी परिभाषाएं हैं। आज हम बात करेंगे स्वर के ऊपर, और स्वर के अंतर्गत हमारे जो आज के मुख्य टॉपिक है वो इस प्रकार से, जैसे श्वास वायु के आधार पर स्वर, रचना के आधार पर स्वर, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर, जीव के आधार पर स्वर, और ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर, मुख्य आकृति के आधार पर स्वर, और लास्ट रहेगा आपका आगत स्वर। ठीक है, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हमारे स्वर है, स्वर के अंतर्गत कितने प्रकार से स्वर रहते हैं, यानी जो हिंदी व्याकरण है उस पे स्वर कितने प्रकार के रहते हैं। अगर हम स्वर की बात करें तो स्वर रहते हैं, जो कुल स्वर रहते हैं वो आपकी हिंदी में कितने रहते हैं, 13। और उच्चारण के आधार पर रहते हैं, उच्चारण के आधार पर स्वर रहते हैं 10, और मानक रूप से रहते हैं, मानक स्वर रहते हैं 11। ठीक है, तो इन तीनों पे हमने ये जानना है कि 13 हैं तो क्यों हैं, किसके आधार पर 13 लिए गए हैं और किसके आधार पर 10 लिए गए हैं, किसके आधार पर 11 लिए गए हैं। इन पे स्पष्ट करते हैं, उसके बाद हम टॉपिक प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो आइए पहले जानते हैं कुल स्वर, यानी कुल स्वर जो 13 रहते हैं हिंदी में, ये किसके आधार पर रहते हैं। अगर हम स्वर की बात करें तो आप जानते हैं कि ये सभी के सभी क्या है, स्वर हैं। अगर इनकी गणना की जाए, गणना के आधार पर अगर इनकी गणना की जाए तो गणना के आधार पर स्वर कितने होते हैं, 13 होते हैं। अगर एग्जाम में इस प्रकार से कभी प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे तो आपने बहुत सारे प्रश्न देखे होंगे कि हिंदी में कुल स्वर कितने होते हैं, तो आपका जवाब क्या रहेगा, 13 रहेगा। लेकिन सवाल अगर ये पूछा जाता है कि गणना के आधार पर हिंदी में स्वर कितने रहते हैं, तब भी आपका जवाब क्या रहेगा कि गणना के आधार पर कितने होते हैं, 13 होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे कि उच्चारण के आधार पर स्वर 10 हैं, और इन 10 की कैटेगरी में किन किन स्वरों को नहीं लिया गया। ठीक है, गणना के आधार पर तो 13 है, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 10 हैं, और जो 3 स्वर हटाए वो कौन कौन से स्वर हैं, ऐसे क्या कारण है कि उनको इनकी कैटेगरी में नहीं रखा गया। तो पहले तो उच्चारण के आधार पर देखेंगे। उच्चारण का तात्पर्य क्या होता है कि जो स्वर ध्वनियां हैं उन स्वर ध्वनियों का उच्चारण किस किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्वरों की क्या शर्त रहती है कि जब हमें उच्चारित किया जाता है तो हमारे साथ किसी अन्य विजातीय ध्वनि का समावेश नहीं होना चाहिए। विजातीय का तात्पर्य क्या है कि जो व्यंजन रहते हैं उनका समावेश नहीं रहना चाहिए, अर्थात हमें स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है या बोला जाता है। ठीक है, अगर हम इन स्वरों की बात करें तो सभी ऐसी ध्वनि है जिनको स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, सिवाय री और ये लास्ट के अंग और अह, ये 3 ऐसी ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण स्वरों की भांति स्वतंत्र नहीं है। और जब ये 3 ध्वनियां नहीं लेंगे तो कितनी ध्वनि बचेगी, 10। और इन 3 ध्वनियों में क्या भेद है ऐसे जो स्वरों की श्रेणी से हटाए गए। अगर री की बात करें तो री का जो उच्चारण होता है वो व्यंजन की री की भांति रहता है। ठीक है, जैसे अ का उच्चारण है, अ का तो केवल अ है, आ है, ई है, स्वतंत्र रूप से किसी अन्य ध्वनि का समावेश नहीं है, बल्कि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें व्यंजन की भांति, जो व्यंजन में री है उसकी भांति इस री का उच्चारण होता है, इसलिए इस री को इस कैटेगरी से हटाया गया है। उसके बाद है अंग और अह, इन दोनों ध्वनियों का उच्चारण भी व्यंजन के जैसा है, इसलिए इन ध्वनियों को भी इस कैटेगरी से हटाया गया। तो आप क्या ध्यान रखना, उच्चारण के आधार पर कितने हैं, 10 हैं, वो क्यों हैं ये आप देख सकते हैं। उसके बाद है मानक रूप से। मानक रूप से कितने हैं, मानक रूप से यानी मान्यता अनुसार जो हिंदी में स्वर माने गए वो कितने हैं, 11 हैं। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी में मानक रूप से कितने स्वर हैं, तो आपका जवाब 11 रहेगा। दूसरा, अगर कभी सवाल ऐसा बना कि हिंदी में प्रयोग के आधार पर स्वर कितने होते हैं,
तब भी आपका जवाब क्या रहेगा, 11 रहेगा। प्रयोग के आधार पर कैसे, अगर हम 11 की बात करें तो इन पूरे स्वर में जो स्वर रखे गए इनकी श्रेणी में कौन कौन सी ऐसी ध्वनियां हैं जिनको प्रयोग के आधार पर नहीं लिया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी स्वर हैं ये ऐसे स्वर हैं, अगर शब्द निर्माण किया जाता है, जैसे हम लिखते हैं समाज, ठीक है, शब्द निर्माण किया जाता है तो इन सभी ध्वनियों की एक शर्त रहती है कि जब शब्द निर्माण किया जाएगा तो उस समय हमारी जो भूमिका रहेगी वो व्यंजन के बाद रहेगी, ठीक है, व्यंजन पहले रहेगा, उसके बाद हम व्यंजन के साथ मिलकर जुड़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम 100 की बात करें तो 100 के साथ क्या है, ध्वनि अ है। अगर मौ की बात करें तो मौ के साथ ध्वनि क्या है, आ है, ठीक है। इस मौ पे किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले व्यंजन है फिर स्वर है, पहले व्यंजन है फिर स्वर है। ऐसे ही ये अपना योगदान देते हैं शब्द निर्माण में। तो यहाँ पर इनकी शर्त ये रहती है मानक के आधार पर, अगर सभी ऐसे स्वर हैं जो शब्द निर्माण में अपना योगदान तो सभी देते हैं, लेकिन कैसे देंगे, व्यंजन के बाद और मिलकर, ठीक है, तो वो हमारी कैटेगरी में होंगे। अगर कोई ऐसा योगदान नहीं देगा तो हमारी कैटेगरी से वो हट जाएगा। तो इनमें ऐसे सभी हैं, ये री अभी तक नहीं लिया गया था, लेकिन इसमें मानक रूप में इसको भी लिया जाएगा। जैसे यहाँ पर एक शब्द है मात्र, ठीक है, अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो मौ प्लस आ प्लस त प्लस री, ठीक है, तो यहाँ पर जो री है ये भी अन्य सभी स्वरों की भांति अपना योगदान देती है, इसलिए इसको मानक के रूप में स्थान दिया गया है, यानी 11 की कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन यहाँ पर दो ऐसी ध्वनियां हैं, अंग और अह, जिनको इस कैटेगरी में स्थान नहीं मिला, और वो इसलिए क्योंकि ये स्वरों की भांति योगदान नहीं देते। जब शब्द निर्माण होता है तो स्वरों के ठीक विपरीत चलते हैं, और जब इनको इन कैटेगरी से हटाया गया तब इनको एक नाम मिला, वो क्या है, अयोग्वा, ठीक है, तब इनको अयोग्वा की कैटेगरी में रखा गया, यानी स्वर की कतार से तो हट गया और नाम इनको क्या मिला, अयोग्वा मिला। फिर हम आगे देखेंगे जब व्यंजन का टॉपिक चलेगा कि जब स्वर से हटाया गया तो व्यंजन में रखना चाहिए, फिर उसके अंतर्गत भी हम स्पष्ट करेंगे कि इन ध्वनियों को स्वर में नहीं रखा गया तो व्यंजन में रखेंगे, लेकिन व्यंजन में भी नहीं रखा जाता, ये ना स्वर में रहते हैं ना व्यंजन में, इसलिए नाम इनको क्या मिला, अयोग्वा नाम मिला, ठीक है। अब इनको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि अयोग्वा क्या होगा, ठीक है। आज हम यहीं से देखेंगे कि आपको समझना क्या है कि कुल स्वर कितने, उच्चारण के आधार पर कितने, मानक के आधार पर कितने हैं। अब इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे बारी बारी से वो आपके ये हैं, ठीक है, इन सभी के ऊपर बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो पहला का टॉपिक रहेगा हमारा श्वास वायु के आधार पर स्वर। इनमें पहली इकाई है स्वर में, जो पहली इकाई पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे श्वास वायु के आधार पर स्वर। यानी श्वास वायु का तात्पर्य क्या है कि जितनी भी स्वर ध्वनियां हैं उन स्वर ध्वनियों को बोलने के लिए कितनी एनर्जी खर्च होती है, ठीक है, इसके आधार पर स्वरों को बांटा गया है। और वो कौन कौन से हैं, अगर हम श्वास वायु के आधार पर बात करें तो कितने प्रकार के रहते हैं, 3 प्रकार के, ठीक है, जिनमें पहला रहेगा ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। अगर ह्रस्व स्वर की बात की जाए इनमें से कि ह्रस्व स्वर किस प्रकार के स्वर होते हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो ऐसी ध्वनि होती है जिनको बोलने के लिए श्वास वायु कम खर्च होती है, यानी अल्प मात्रा में खर्च होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि श्वास वायु कितनी खर्च होती है, केवल 1 मात्रा के रूप में। और इसके बाद क्या है, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कैसे स्वर होते हैं जिनको बोलने के लिए श्वास वायु 2 मात्रा के रूप में खर्च होती है या ह्रस्व की अपेक्षा 2 गुनी खर्च होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि कितने श्वास वायु खर्च होती है, 2 मात्राओं के रूप में। उसके बाद रहता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर ऐसी ध्वनियां होती है या ऐसी स्वर होती है जिनको बोलने के लिए श्वास वायु ह्रस्व की अपेक्षा 3 गुनी खर्च होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 3 मात्राओं के रूप में खर्च होती है, ठीक है। अब इनके अंतर्गत जानते हैं कि इन सभी को कैसे याद करेंगे और इनके कैटेगरी में कौन कौन सी स्वर ध्वनियां आती हैं। अगर हम ह्रस्व की बात करें तो इनके अंतर्गत ये 3 ध्वनियां आती है, जैसे अ छोटी और छोटा ओ, जिनकी संख्या कितनी है, 3 है। तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, पहले तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जो ह्रस्व स्वर है उनकी संख्या कितनी है, 3 है। तो आपको पता है कि जिनको बोलने के लिए सबसे कम श्वास वायु खर्च होती है। दूसरा, आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं कि ये जो ध्वनियां हैं, जो स्वर ध्वनियां, इनको आप प्रैक्टिकली उच्चारित करेंगे। अगर ह्रस्व की बात की जाए तो ह्रस्व में क्या बोला जाता है कि श्वास वायु कम खर्च होती है। तो आप पूरी स्वरों को उच्चारित करके देखिए कि किन स्वर ध्वनियों को श्वास वायु कम खर्च हो रही है, यानी किन स्वर ध्वनियों को बोलने के लिए श्वास वायु कम खर्च हो रही, वो कौन से स्वर होंगे आपके, ह्रस्व स्वर। उसके बाद जो दीर्घ स्वर है इनकी संख्या कितनी है, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, 7 है।
और ये ऐसी स्वर ध्वनियां जिनको बोलते समय श्वास वायु अधिक खर्च होती है, अर्थात ह्रस्व की अपेक्षा दोगुनी खर्च होती है, उनको क्या बोला जाता है, दीर्घ स्वर। तो यहाँ पर भी आप प्रैक्टिकली उच्चारित कर सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें अ, तो यहाँ पर जो आ है इसको बोलने के लिए दोगुना समय लग रहा है, ठीक है। उसके बाद प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में कैसे स्वर होते हैं, यहाँ पर जो प्लुत स्वर है इसका कोई अलग से सिंबल नहीं है और ना इसका वर्तमान में प्रयोग होता है। वर्तमान में जो भी प्रयोग होता है इसका केवल उच्चारण के आधार पर होता है, लेखन के आधार पर इसका कोई भी अलग से सिंबल नहीं है। और प्लुत स्वर को जो दिखाया गया हमने इस प्रकार से दिखाया, जैसे ये और ये, ठीक है। इस प्रकार के प्लुत स्वर मान सकते हैं। और प्लुत स्वर का जो प्रयोग हुआ है वो प्राचीन काल में कब हुआ है, जब संस्कृत का प्रचलन था, उस समय खूब ज्यादा इसका प्रयोग हुआ है, जब संस्कृत लिखते थे और संस्कृत बोलते थे। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है, पर एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर सवाल आता है कि प्लुत स्वर कैसे स्वर होते हैं, तब वहां पर प्रश्न की नौबत आ सकती है। इसलिए हमें यह भी स्पष्ट करना है। अगर प्लुत स्वर की बात की जाए तो प्लुत स्वर ऐसे हैं। अगर हम ये जो लिखा था ये क्या था, राम था, ठीक है। अगर राम शब्द का हम उच्चारण करते हैं तो केवल वहीं तक कर सकते हैं अगर राम कोई लड़का है और हमारे सामने है। अगर राम नाम का लड़का बहुत दूर है तो हम राम शब्द को बहुत उच्च आवाज में उच्चारित करेंगे, जैसे राम। तो यहाँ पर जो रा के बाद और ज्यादा उच्चारण हो रहा है या और ज्यादा साउंड हो रही, इसी को क्या बोला जाता है, प्लुत स्वर बोला जाता है। नहीं तो आप सीधा ये समझ सकते हैं कि आ से भी अधिक जब ध्वनि लगती उससे क्या बोला जाता है, उन सभी को प्लुत स्वर बोला जाता है। तो इसके अंतर्गत आप क्या ध्यान रखेंगे, आप प्रैक्टिकली भी याद कर सकते हैं, नहीं तो डेफिनेशन के अंतर्गत भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है नेक्स्ट, रचना या बनावट के आधार पर स्वर। जैसे रचना या बनावट के आधार पर देखते हैं। रचना या बनावट का अर्थ होता है कि जो स्वर ध्वनि है ये किन किन स्वरों से मिलकर बनी है, ठीक है। दो स्वरों से मिलकर बनी है और तीसरे स्वर का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर आप पहले देखना कि जो रचना या बनावट के आधार पर स्वर है उनको कितने भागों में बांटा है। तो ध्यान रखना 3 भागों में, जिनमें पहले मूल स्वर है, दूसरा दीर्घ स्वर है और तीसरा रहेगा आपका संयुक्त स्वर। लेकिन रचना या बनावट के संदर्भ में पढ़ रहे हैं हम अभी। अगर मूल स्वर की बात करें तो मूल स्वर उच्चारण के आधार पर भी वही ध्वनियां हैं और रचना के आधार पर भी वही ध्वनियां। अगर हम मूल स्वर की बात करें तो इनमें वही ध्वनियां जो हमने पहले वाले में पढ़ी थी, जैसे अ छोटी और छोटा ऊ, ठीक है। इनका ना विखंडन होता है और इन ध्वनियों का ना किसी अन्य ध्वनि से निर्माण हुआ है, ये अपने आप में मूल है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला गया है यहाँ पर, मूल स्वर। उसके बाद दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या देखना है कि दीर्घ जो ध्वनियां हैं उन ध्वनियों का किन किन ध्वनियों से निर्माण हुआ है, जिनमें पहली आ है, दूसरी ई है और तीसरी ऊ। अगर हम आ की बात करें तो आ जो ध्वनि है किन किन स्वर से मिलकर बनी, तो आप ध्यान रखना अ प्लस अ से। अ प्लस अ से क्या मिलकर बना है, आ मिलकर बना है। उसके बाद है जो बड़ी ई है ये किससे मिलकर बनी है, छोटी ई प्लस छोटी ई, ठीक है। इनसे मिलकर बड़ी ई बनी है। और जो बड़ा ऊ है ये किससे मिलकर बना है, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। ये किससे मिलकर बना है, यानी जो बड़ा ऊ है ये छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से मिलकर बना है। तो यहाँ पर आप इतना ध्यान रखना। और इनकी जो संख्या है वो कितनी है, 3 है इनकी भी, ठीक है। उसके बाद है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि संयुक्त व्यंजन भी होते हैं और संयुक्त स्वर भी होते हैं। इस पे आपसे अगर प्रश्न ये पूछा जाता है कि संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है, तो आपका जवाब स्वर के आधार पर रहेगा। अगर ये पूछा गया कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, तो जवाब व्यंजन के आधार पर रहेगा। लेकिन ये दोनों चीजें अलग अलग है, स्वर में भी संयुक्त होते हैं और व्यंजन में भी संयुक्त हो रहे हैं। और जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कौन सा पढ़ रहे हैं, संयुक्त स्वर वाला। और संयुक्त स्वर की अगर बात की जाए तो कितने रहते हैं, 4 होते हैं, जिनमें से पहला आए, आए, औ, आओ, ठीक है। ये 4 ध्वनियां हैं और इन 4 ध्वनियों में देखना है कि इन चारों ध्वनियों का निर्माण किन किन स्वरों से हुआ है। अगर हम पहले की बात करें तो इसका निर्माण हुआ है अ प्लस छोटी ई से, ठीक है। और दूसरे का निर्माण किससे हुआ है, आ प्लस बड़ी ई से। तीसरे का निर्माण हो रखा अ प्लस छोटा ऊ, चौथे का आ प्लस बड़ा ऊ से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट इकाई है जीव के आधार पर स्वर। यानी जीव की भी भूमिका रहती है कि जब स्वरों को उच्चारित किया जाता है तो जीव के किन भागों में बल पड़ता है, उसके आधार पर स्वरों को समझते हैं। जीव के आधार पर, जैसे अगर जीव के आधार पर स्वर की बात करें तो ये कितने भागों में बांटे गए हैं, 3 भागों में, ठीक है। जिनमें पहला अग्र स्वर रहेगा, दूसरा मध्य और तीसरा पश्च स्वर रहेगा। अगर हम अग्र स्वर की बात करें तो अग्र का तात्पर्य ये है कि जैसे हमारी जीभ है, ठीक है। तो इन जीवों को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। कि कुछ ऐसे स्वर होते हैं जब जीभ के अग्र भाग में बल पड़ता है और कुछ स्वरों को बोलते समय जीभ के मध्य भाग में बल पड़ता है और कुछ स्वरों को बोलते समय जीभ के
पश्च भाग में बल पड़ता है। ठीक है, तो अग्र स्वर की अगर हम बात करें तो इनमें रहेगा आपका ई, ई, ए, आए। ठीक है, अगर मध्य की बात करें तो मध्य में क्या रहेगा आपका अ ध्वनि रहेगी। ठीक है, जब हम अ ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो जीभ के मध्य भाग में बल पड़ता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मध्य स्वर बोला जाता है। और किसके आधार पर देख रहे हैं हम अभी, जीभ के आधार पर। उसके बाद है पर्श्य स्वर। पर्श्य स्वर में क्या आएगा, जैसे आ होगा, उ, ओ, आ। ठीक है, इस प्रकार की ध्वनियां क्या कहलाती है, पर्श्य स्वर कहलाती है। तो इसके आधार पर समझ लिया। अब नेक्स्ट हमारा उच्चारण स्थान या प्रभावित अंग के आधार पर, कि जितने भी स्वर होते हैं उन स्वरों को बोलते समय हमारे जो मुख के आंतरिक भाग है उन भागों की क्या क्या भूमिका रहती है स्वरों को बोलते समय, तो उन सभी को जानेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा जैसे उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया ये जानते हैं। तो यहाँ पर जैसे पहले है कंठीय, तालु, ओष्ठीय, मूर्धा, कंठ तालु और कंठोष्ठीय। ये सभी ऐसे नाम हैं जो हमारे मुख के आंतरिक भागों के नाम है। ठीक है, इनमें अगर कंठी की बात करें तो कंठी किसको बोला जाता है, गले को बोला जाता है। और तालु किसको बोला जाता है, जो हमारे जीभ के ठीक ऊपरी भाग है उसे तालु बोला जाता है। और ओष्ठीय आप सभी को पता है। और मूर्धा या मूर्धन्य है। ठीक है, मूर्धन्य भी बोल सकते हैं और मूर्धा भी बोल सकते हैं। ये कौन सा भाग होता है, जो हमारे दांत के ठीक पीछे वाला भाग, उसको मूर्धन्य बोला जाता है। उसके बाद है कंठ तालु और कंठोष्ठी, ये इन्हीं से मिलकर बना है। अगर हम कंठी की बात करें तो हिंदी के जो स्वर है वो कंठ के माध्यम से कौन से उच्चारित किए जाते हैं, तो आपके पास जवाब रहेगा अ और आ। ठीक है, यहाँ पर पहले हम स्वर पढ़ेंगे, उसके बाद व्यंजन का भी उच्चारण इस प्रकार से रहता है, लेकिन वो व्यंजन वाले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्वर का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद तालु वाली ध्वनि कौन सी रहती है, ई। और ओष्ठी वाली ध्वनि कौन सी रहती है, उ। और मूर्धन्य की कैसी रहती है, री। और कंठ तालु की रहती है ए आय, और कंठोष्ठी की रहती है ओ औ। इन पे याद करने की बहुत ज्यादा समस्या रहती है, और आप याद कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीके से। जैसे ये सभी उच्चारण स्थान लिखे गए हैं और इनके साथ साथ इनकी ध्वनियां भी लिखी गई है कि किस भाग से किस ध्वनि को उच्चारित किया जाता है, तो आप याद सिर्फ एक तरीके से ही आसानी से कर सकते हैं। अगर कंठी की बात की जाए यानी गले के माध्यम से किस ध्वनि को बोला जाता है, और आप सभी जानते हैं, रटने के हिसाब से अगर ऐसा करें तो कर सकते हैं, लेकिन अल्प टाइम के लिए। अगर लंबे टाइम के लिए याद कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इन सभी को प्रैक्टिकली उच्चारित करेंगे। जैसे यहाँ पर कंठी ध्वनि को क्या बोला गया है, अ, तो आप प्रैक्टिकली उच्चारित कीजिए। तो जो पूरा बल है श्वास वायु का वो किस पर पड़ता है, कंठ के ऊपर पड़ता है। इसके आधार पर हम सभी ध्वनि को आसानी से याद कर सकते हैं। अगर तालु की बात करें तो ई, तो हमारी जो जीभ है वो किस भाग को स्पर्श कर रही है, यानी जो श्वास वायु अंदर से आ रही है वो ज्यादा बल कहां पर डाल रही है, तो वो डाल रही है तालु वाले भाग पे। लेकिन तालु वाला भाग आपको पता होना चाहिए कौन सा है, जीभ के ठीक ऊपरी भाग को क्या बोला जाता है, तालु बोला जाता है। उसके बाद है ओष्ठी। तो ओष्ठी में कौन सी ध्वनि है, उ। और इन ध्वनियों को जब बोला जाता है तो ओंठ क्या करती है, वृत्त के समान हो जाती है, अर्थात बिगड़ जाती है। आकृति कैसे हो जाती है, वृत्त के समान हो जाती है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद है मूर्धन्य या मूर्धम। इनका जब उच्चारण किया जाता है और इसके अंतर्गत कौन सी ध्वनि आती है, री आती है। और जब री ध्वनि को बोला जाता है तो आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं कि हमारी जो जीभ है किस भाग को स्पर्श कर रही है, उसी भाग को क्या बोला जाता है, मूर्धन्य बोला जाता है। ठीक है, दांत के जो पीछे वाला भाग है उसको हमारी जीभ स्पर्श कर रही है। उसके बाद है कंठ तालु। कंठ तालु में आप देख सकते हैं कि ये जो हम चार ध्वनि है ये हमने किस पे समझी थी, अभी संयुक्त स्वर में समझी थी। और यहाँ पर जो कंठ तालु है, कंठ तालु किससे मिलकर बना है, कंठ परस तालु। तो इस कंठ की भी पहली ध्वनि ली गई, अर्थात ये अ और ई ली गई, इससे मिलकर ये बना। और ये बाद वाली ध्वनि ली तो इससे मिलकर ये बना। तो यहाँ पर पहली इनकी हेडिंगे भी जोड़ दी और इनके स्वर भी जोड़ दी, इनसे क्या मिलकर बना, कंठ तालु। ऐसे ही यहाँ पर कंठोष्ठी है, तो कंठोष्ठी की जो ध्वनि है इनका दो स्वरों से निर्माण हुआ है, इसलिए इनके मुख्य जो शब्द है आगे ये कंठोष्ठी, ये भी जोड़ा गया, लेकिन ये ध्वनियां भी इसी के आधार पर जोड़ी गई है। अगर हम कंठ की बात करें यहाँ पर ओष्ठी, तो इन दोनों को जोड़ दिया गया, इसलिए इन ध्वनियों का निर्माण भी ऐसे ही हुआ, इसलिए इनको क्या बोला गया, कंठोष्ठी। तो आपको याद मुख्यतः ये 3-4 बातें रखनी, यानी 4 बातें यहाँ से याद रखनी, ये इन्हीं से मिलकर बना है। तो आप आसानी से याद रख सकते हैं, वो भी किसके आधार पर, प्रैक्टिकली के आधार पर। अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट इकाई है मुख्य आकृति के आधार पर स्वर। जैसे मुख्य आकृति के आधार पर स्वर होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, जिनमें पहला विवृत स्वर है, दूसरा अर्ध विवृत, तीसरा समृद्ध स्वर और चौथा अर्ध समृद्ध स्वर। ठीक है, इनके अंतर्गत कौन कौन सी स्वर ध्वनि आती है और इनको कैसे याद करना है ये जानेंगे इस पे। अगर विवृत की बात करें तो विवृत के अंतर्गत आती है आ ध्वनि। और विवृत में इस प्रकार के स्वर आते हैं जिनको बोलते समय मुख भाग
यानी जो मुख द्वार है ये अधिक मात्रा में खुलेगा। जैसे आ, तो मुख द्वार बहुत ज्यादा मात्रा में खुलेगा, उसको क्या बोला जाता है, विपरीत स्वर बोला जाता है। और उसके अंतर्गत केवल एक ध्वनि आती है। उसके बाद है अर्ध विपरीत। अर्ध विपरीत का तात्पर्य क्या है कि जब मुख भाग विपरीत की अपेक्षा कम खुलेगा, यानी विपरीत की अपेक्षा थोड़ा कम खुलेगा, उनको क्या बोला जाता है, अर्ध विपरीत बोला जाता है। और इसके अंतर्गत आएगा आपका अ, आए और आओ, ये ध्वनि आएगी। अब इसके बाद है समृद्ध। समृद्ध बात है समृद्ध स्वर, जिनको उच्चारित करते समय मुख द्वार बहुत कम मात्रा में खुलता है। और इनकी संख्या कितनी है, 4 है। और कौन कौन सी ध्वनियां हैं, जैसे ई उ ऊ। इन ध्वनियों को बोलते समय मुख द्वार अल्प मात्रा में खुलता है, यानी बहुत कम मात्रा में खुलता है। उसके बाद है अर्ध समृद्ध स्वर। और अर्ध समृद्ध स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनको बोलते समय समृद्ध की अपेक्षा थोड़ा अधिक मुंह खुलता है, यानी जो मुंह का द्वार है ये थोड़ा अधिक खुलता है। इसके अंतर्गत आती है ए और ओ। ठीक है, तो मुख्य आकृति के बाद है हमारे पास ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर। ठीक है, ओष्ठ आकृति में हमने क्या क्या समझना है कि ओष्ठ आकृति पे जो स्वर होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, जिनमें पहला अवृत्ताकार, दूसरा वृत्ताकार। अगर हम पहले की बात करें तो इसकी कैटेगरी में कौन से स्वर आएंगे, जैसे ई ए आए। ठीक है, इस प्रकार के आएंगे। और दूसरे की कैटेगरी में कौन से आएंगे, जो वृत्ताकार है, जैसे अ आ उ ओ औ। इन ध्वनियों को बोलते समय मुख की आकृति वृत्त के समान रहती है। अब इसके बाद है आगत स्वर। अब लास्ट है स्वर की कैटेगरी में जो है वो है आगत स्वर। और आगत स्वर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगर कभी प्रश्न ये पूछा जाता है कि हिंदी में आगत स्वर कौन से, निम्न में से कौन से ऑप्शन रहेंगे आपके पास, तो आप इस प्रकार से जवाब दे सकते, जैसे ये अ है, आ है, ई है, और इस प्रकार से कोई एक सिंबल बनाए गए, तो इनमें से आगत स्वर कौन से हैं, तो आपका जवाब रहेगा ये। ठीक है, जिसका प्रयोग हम इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आ है, तो आ से सपोज हमने एक शब्द बनाया, आप बना। ठीक है, और ये आप जो शब्द है किस भाषा का है, हिंदी भाषा का है। लेकिन जहां पर आगत स्वर का प्रयोग हुआ, तो इस आगत स्वर से अगर आगत स्वर का हम आप पे प्रयोग करते हैं तो ये क्या बन जाता है, ऑफ बन जाता है। और ये शब्द किस भाषा का बनेगा, अंग्रेजी भाषा का। तो पहले तो आपने एक चीज ये ध्यान रखनी है, यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखनी है, जो आगत स्वर है ये किस भाषा के हैं, तो आप ध्यान रखेंगे अरबी भाषा का ये शब्द है। ठीक है, आगत स्वर। और आगत स्वर का जिस भी हिंदी शब्द में प्रयोग होगा वो हिंदी शब्द किसका बन जाएगा, अंग्रेजी का बन जाएगा, अंग्रेजी का। और ऐसे सभी शब्द जिनमें भी आगत स्वर का प्रयोग होता है वो सभी के सभी स्वर किसके बन जाएंगे, अंग्रेजी के। तो यहाँ से आपके लिए स्पष्ट हो जाएगा। आगे हमने देशज विदेशज पढ़ना है कि जिस पे आगत स्वर का प्रयोग हुआ है वहां पर आप निश्चित तौर पे लगा सकते हैं कि ये शब्द किसका बन गया, अंग्रेजी भाषा का बन गया। अब इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा स्वरों की मात्रा रहेगी और अयोवा वाला टॉपिक रहेगा। तो आज के लिए